नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 1000 सोल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीरीज का 9th लेक्चर है, जिसमें कि अगेन हम आज 5 प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम हमने IIT JEM 2017 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है लीनियर अलजेब्रा के अंदर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को और इस चैनल को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कि हायर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं। और इस वीडियोस को आपको लाइक करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि इस सीरीज़ का 42 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के आपके पास ये प्रॉब्लम आपका हमने IIT JEM 2020 के एग्ज़ाम से लिया है। और बेसिकली मेरे हिसाब से ये आपका इस एग्ज़ाम का सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के आपके पास लेट V बी ए नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F एंड लेट S ए सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ S। X के पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं 1, 2, 3 एंड 4 प्रॉपर्टी आपके पास। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। पहली स्टेटमेंट के आपके पास, पहला ऑप्शन के आपके पास स्टेटमेंट 1 इंप्लाइज स्टेटमेंट 4। आपका हम स्टेटमेंट 1 और 4 को देखते हैं। आपकी स्टेटमेंट आपकी ये है 1 और 4 आपके पास ये है। अब स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, फॉर एनी वेक्टर स्पेस W ओवर F एंड एनी मैप। रिमेंबर, ये आपका कोई भी मैप हो सकता है, इट इज एनी मैप फ्रॉम S to W extend to a linear map। we can extend to a linear map V to W। अगर आपके पास S के पास ये प्रॉपर्टी है पहली वाली, then does it imply कि आपका जो span of S होगा वो V होगा। this statement is actually false। ऑप्शन A is false। कैसे होगा? सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर्टी क्या होगा? प्रॉपर्टी आपके पास S कोई नॉन एम्प्टी सेट है V के अंदर, of F is any map from S to W। दिस इज एनी मैप, जरूरी नहीं कि लीनियर मैप हो, इट इज एनी मैप। एंड दिस मैप एक्सटेंड टू होल वेक्टर स्पेस V, all of V। एंड दिस मैप इज एक्सटेंशन इज लीनियर। अब ये मैप लीनियर बन जाएगा, लीनियर एक्सटेंशन। देन क्या span of S is V? आंसर इज नो। देन span of S may not be V। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, let vector space V to be R cube and let my set S is to be 1, 0, 0। इसमें एक ही आपका वेक्टर है विच इज 1, 0, 0। अब यहाँ पे कोई भी मैप डिफाइन करो F से S से V के ऊपर एनी मैप, अब उसमें आपके पास क्या है, एक ही वेक्टर है S के अंदर, तो F ऑफ 1, 0, 0 कहीं मैप होगा आपको, सपोज W1 पे मैप हो गया विच इज W। अब क्या मैं इस मैप को एक्सटेंड कर सकता हूं linearly over whole of vector space V? yes, since S equal to which is 1, 0, 0 can be extended to a basis of R cube, it implies F can be extended linearly on whole of R cube।
हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं लीनियरली। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमने आपका जो f था 100 की मैप कितना आपके पास W1 था। नाउ f ऑफ 010 को मैंने मैप कर दिया सपोज W2 पे, और f ऑफ 001 को मैंने मैप कर दिया कहाँ पे, W3 पे। नाउ अब क्योंकि आपका ये जो वेक्टर्स हैं ये आपका स्टैंडर्ड बेस बना रहे हैं किसका, आर क्यूब का, इट इंप्लाइज f इज एक्सटेंडेड लीनियरली। तो मैप क्या होगा पास, f ऑफ x y z इज इक्वल टू x टाइम्स W1 प्लस y टाइम्स W2 प्लस z टाइम्स W3। ये आपका मस्त मैप हो जाएगा जो कि एक्सटेंड हो रहा है लीनियरली ऑन होल ऑफ आर क्यूब। बट यहाँ पे आपके पास स्पैन ऑफ s इज नॉट आर क्यूब बिकॉज स्पैन ऑफ s इज जस्ट x एक्सिस, दिस इज माई s। तो स्पैन ऑफ s इज नॉट इक्वल टू होल ऑफ स्पेस आर क्यूब, but span of s is not equals to r cube, which in this case is v. So it implies my statement first is false. So statement 1 does not imply statement 4. So first option is incorrect. Okay, what about second option? 1 implies 3. तो आपका स्टेटमेंट 1 है, अगर हम उसको अज्यूम करते हैं तो आपका जो इट इम्प्लाइज स्टेटमेंट 3। अब स्टेटमेंट 3 क्या, आपके पास एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, या आपका जो सेट है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, तो कैसे करेंगे, स्टेटमेंट 1 इम्प्लाइज स्टेटमेंट 3 means S is linearly independent. स्टेटमेंट वही वन आपका पास क्या है, एनी मैप F from S to W can be extended linearly from V to W and this is any map, not necessarily linear हो, it can be any map। जब एक्सटेंशन में जाएंगे तो आपको मैप कैसा होगा, लीनियर मैप होगा। देन इट इंप्लाइज S इज एक्चुअली लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपका जो स्टेटमेंट है आपके कैसे स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, हम इसको प्रूफ करेंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली ट्रू स्टेटमेंट। तो मुझे यहाँ पर क्या प्रूफ करना होगा कि वाई S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, हम कंट्राडिक्शन मान लेते हैं, सपोज S इज लीनियरली डिपेंडेंट, लेट S is linearly dependent। मैंने मान लिया आपका S कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। अगर ये डिपेंडेंट सेट है तो उसके पास क्या होगा, एक सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे जो कि लीनियरली क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। इट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट वेक्टर्स से V1 V2 up to Vk which belongs to S such that Vk is equal to some say A1 times V1 plus A2 times V2 up to AK minus 1 times Vk minus 1। तो मैंने मान लिया कि आपका जो वेक्टर Vk है वो क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द अदर्स वेक्टर होगा, अगर ये आपका डिपेंडेंट है तो। नाउ अब मैं क्या करूंगा, एक मैप डिफाइन करूंगा फ्रॉम S टू W। नाउ वी डिफाइन ए मैप फ्रॉम S टू W। S W पर क्या मैप डिफाइन करूंगा मैं, S टू W, मेरा F मैप हो गया F। नाउ F ऑफ S
इज इक्वल टू 0 इफ माई S इज नॉट इक्वल टू VK। अगर मेरा ये जो वेक्टर S है, अगर ये VK के इक्वल नहीं है, VK के वेक्टर VK के इक्वल नहीं है, तो आपका आउटपुट कितना आपने डिफाइन कर दिया 0। एंड इफ दिस इज VK, if this is VK, this is some vector W naught if S is equal to VK, where W naught is some non-zero vector। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक मैप डिफाइन कर दिया S से W के बीच में, सच दैट इसके हर एक वेक्टर का आउटपुट कितना जा रहा है, तो 0 पर जा रहा है। अगर आपको वेक्टर VK नहीं है, अगर वो वेक्टर VK है, तो उसका आउटपुट कितना जा रहा है, W नोट जा रहा है। दिस इज जस्ट अ मैप, तो F इज अ मैप फ्रॉम S टू W। बट प्रॉपर्टी मुझे क्या गिवन है, प्रॉपर्टी मुझे ये गिवन है कि एनी मैप कैन बी एक्सटेंड लिनियरली टू होल ऑफ स्पेस V। इट इंप्लाइज F कैन बी एक्सटेंडेड लिनियरली ऑन V। तो इस मैप को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ लीनियर ऑन द होल ऑफ वेक्टर स्पेस V। बट क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज मुझे पता है मेरा VK कितना है, दिस इज जस्ट A1 V1 A2 V2 अप टू AK-1 इंटू में VK-1। उसमें F लगाता हूँ, तो F ऑफ VK इज इक्वल टू A1 F ऑफ V1 A2 F of V2 and so on, AK-1 into F of VK-1। मैं ऐसा क्यों कर सकता हूं? बिकॉज अभी मेरा मैप क्या लीनियर है। नाउ F इज लीनियर, नाउ F इज लीनियर ऑन V। तो अब ये मैप आपका लीनियर हो गया। अब मैं यहाँ पे इसकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। बट ये हर एक वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर है। Each of this vector is 0, so this side is 0, this side is 0 vector, but this side is non-zero because this is W naught, which is non-zero vector, so this side is non-zero। but ये पॉसिबल नहीं है। इट इम्प्लाइज आपने यहाँ पे एक ऐसा मैप डिफाइन कर दिया F S के ऊपर, जिसको आप लिनियरली एक्सटेंड नहीं कर सकते होल ऑफ स्पेस V के ऊपर। बट ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इट मीन्स जो मैंने जूम किया था कि मेरा S जो है वो डिपेंडेंट हो, गलत था। इट मीन्स S हैज टू बी इंडिपेंडेंट। इट इम्प्लाइज S इज इंडिपेंडेंट। अब जो सेकंड स्टेटमेंट आपके पास कैसे ट्रू स्टेटमेंट है। नाउ अब ऑप्शन थर्ड पे चलते हैं। वाई ऑप्शन C इज करेक्ट और इनकरेक्ट। अब ऑप्शन C क्या बोला आपके पास, स्टेटमेंट 2 इंप्लाई स्टेटमेंट 3। टू स्टेटमेंट के आपके पास सेकंड स्टेटमेंट आपको बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट अगर आपके पास कोई भी दो लीनियर मैप हो, एनी टू लीनियर मैप्स, नाउ दिस इज लीनियर मैप, रिमेंबर अभी आपके पास लीनियर मैप है। एनी टू लीनियर मैप फ्रॉम V to W सेटिस्फाइंग F of S इज इक्वल टू G of S। यानी कि उसके S के हर एक वेक्टर के ऊपर दोनों वैल्यू कितनी आपकी सेम है। इट इंप्लाइज दे हैव सेम वैल्यू ऑन एवरी वेक्टर ऑफ होल स्पेस V। नाउ आपका भी स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड आपकी स्टेटमेंट गिवन है। नाउ डज इट इंप्लाई S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट? आंसर इज नो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। Actually S is not necessarily really independent। For example हम यहाँ पे मान लेते हैं let my V equals to R square और S is just 1 0 0 1 and 1 1। अभी कोई भी दो मैप होंगे
let f and g are any two map. F is from R square to W and G is again R square to W, such that f of x is equal to g of x for every x belongs to s. तो अगर वो s के ऊपर एग्री कर रहे हैं दो मैप f और g जो कि लीनियर मैप हैं, where f and g are linear, where f and g are linear, f and g are linear, बट क्योंकि s आपको क्या कंटेन कर रहा है, बेस कंटेन कर रहा है, सिंस s कंटेन बेस of r square, it implies f of x is equal to g of x for every x belongs to r square. वो एग्री कर जाएंगे फिर हर एक वेक्टर के ऊपर, क्योंकि वो बेस के ऊपर एग्री कर रहे हैं. तो यहाँ पे आप दोनों मैप को लीनियर को एक्सटेंड कर सकते हो होल ऑफ आर स्क्वायर के ऊपर, वो एग्री करेंगे. बट यहाँ पे आपका जो एस है वो डिपेंडेंट तो है नहीं, तो इंडिपेंडेंट तो है नहीं, इट इज लीनियरली डिपेंडेंट. This set is linearly dependent. Linearly dependent in R square because this set contains three vectors. So this is dependent set. बट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आप अगर कोई भी दो लीनियर मैप लोगे जो S पे एग्री कर रहे हैं तो वो पूरे स्पेस पे एग्री करेंगे, क्योंकि S कंटेन ए बेसिस. तो आपको जो स्टेटमेंट थर्ड है वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है. So this is false statement. Now what about option D? Statement second implies 4. Now this is true statement. True statement. Now अब इसको प्रूफ करेंगे why this is true. Second implies 4. Second statement क्या आपके पास वही है कि अगर आपके पास कोई दो लीनियर मैप एग्री कर रहे हैं S के ऊपर तो they will agree everywhere on V. ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है. और फोर्थ स्टेटमेंट क्या आपके पास, द स्पैन ऑफ एस इज वी. अब बोल रहे हैं कि आपका जो एस का स्पैन होगा वो कितना होगा, वी होगा. ओके, व्हाई दिस इज ट्रू, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसे. अब इसको प्रूफ करने से पहले एक रिजल्ट प्रूफ करते हैं. लेट एफ let f is a map from S to V to W and G is a map from V to W such that f and G are linear, f and G are linear such that f of x is equal to g of x for every x belongs to S. Then it implies actually if and only if है आपका पास. अब इसको हटा सकते हैं. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एफ एक आपके पास मैप है, लीनियर मैप है वी से डब्ल्यू के बीच में, जी एक मैप है वी से डब्ल्यू के बीच में, सच दैट एफ एंड जी आर एग्री ऑन एस इफ एंड ओनली इफ एफ एंड जी आर एग्रीइंग ऑन स्पैन ऑफ एस. यानी कि दो लीनियर मैप है वो किसी सेट के ऊपर एग्री करेंगे इफ एंड ओनली इफ दे एग्री ऑन देयर द स्पैन ऑफ एस. ये आपके पास स्टेटमेंट है. अब इसको प्रूफ करेंगे. मैं यहाँ पे क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टू लीनियर मैप्स आर एग्री ऑन ए सेट एस इफ एंड ओनली इफ दे एग्री ऑन द स्पैन ऑफ दैट सेट. ये मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ. नाउ इफ f of x is equal to g of x for every x belongs to span of S. अगर आपके दो मैप स्पैन पे एग्री कर रहे हैं, इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज द स्पैन ऑन S. इट इंप्लाइज f of x is equal to
जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस, ऑटोमेटिकली वो एस पे स्पेन करेंगे क्योंकि एस किसके अंदर है, सबसेट के अंदर, स्पेन के अंदर है। तो एक, अब तो एक साइड सबके आसान सा। अब सेकंड साइड क्या रहेगी, लेट नाउ कन्वर्सली लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि दे एग्री ऑन स्पैन ऑफ एस। ऑब्वियसली दे एग्री करेंगे बिकॉज लेट y belongs to span of s, so it implies y equals to some alpha 1 s1 alpha 2 s2 up to alpha n vn होगा s2, this is sn, so that each of si belong to set s। अब मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों जो फंक्शंस हैं f और g वो एग्री करेंगे y पे। ऑब्वियसली दे एग्री करेंगे बिकॉज f of y इज इक्वल टू alpha 1 f of s1 alpha 2 f of s2 up to alpha n f of sn, because f and g are linear map, but f of s1 equal to g of s1 क्योंकि f और g कहाँ एग्री कर रहे हैं, सेट s के ऊपर, और s1 किसके अंदर है, s के अंदर है। सो इट इंप्लाइज दिस इज जस्ट alpha 1 g of s1 alpha 2 g of s2 and so on alpha n g of sn। और क्योंकि आपका g कैसा मैप है, लीनियर मैप है, तो इसको मैं एक साइड कंबाइन कर सकता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहां से, इट इंप्लाइज दिस इज जस्ट g of y। मैंने क्या प्रूफ कर दिया यहां पे कि अगर दो मैप एग्री कर रहे हैं ऑन सम सेट x ऑन सम सेट s, देन दे एग्री ऑन देयर स्पैन ऑफ s। अब आपने प्रूफ कर दिया। नाउ इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज statement 4। now this is true statement। why this is true, because आपको क्या बोला गया है कि वो एग्री कहां कर रहे हैं, s के ऊपर, f of x is equal to g of x for every x belongs to s। और अभी मैंने स्टेटमेंट प्रूव किया, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज f of x is equal to g of x और एवरी एक्स बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस। ये भी मैंने प्रूफ किया, दिस इंप्लाइज दिस। पर वो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि वो कहाँ एग्री कर रहे हैं, पूरे वेक्टर स्पेस पे एग्री कर रहे हैं। इट इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू वी। इट इंप्लाइज माई स्पैन मस्ट बी वी। इट इंप्लाइज एस का जो स्पैन हो इट मस्ट बी वी। तो माई फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन के पास दो आंसर करेक्ट थे, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो ये एक आपका अच्छा क्वेश्चन था IIT JAM 2020 के एग्जाम से। तो ये एक तरह से आपको अल्टरनेटिव तरीका बताता है किसी सेट को इंडिपेंडेंट चेक करने का, और किसी भी सेट का जो सेट का स्पैन है वो वी होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका एक दूसरा तरीका है बेसिस को चेक करने का। तो ये आपका क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ दिस सीरीज। और ये क्वेश्चन आपका IIT JAM 2017 के एग्जाम से लिया है। क्वेश्चन क्या आपके पास, लेट P be a 7x7 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 4 विद रियल एंट्रीज। लेट A इज सम वेक्टर R to the power 7 से बिलोंग कर रहा है, कॉलम वेक्टर है। देन द रैंक ऑफ P प्लस A का ट्रांसपोज इज एटलीस्ट कितना होगा। तो इस क्वेश्चन करने से पहले हमें 2-3 रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहला रिजल्ट तो क्या आपके पास, रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी, मिनिमम ऑफ। सेकेंड, if A is n cross m matrix, then rank of A is always less than equals to minimum of n and m। थर्ड स्टेटमेंट जो हम यहाँ यूज करेंगे वो क्या होगा आपके पास, रैंक ऑफ A प्लस B मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू
minimum of rank of A and rank of B, and this is always greater than equals to rank of A minus rank of B का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये आपके पास ओके, ये मैंने स्टेटमेंट गलत लिख दी है, जस्ट रॉन्ग। क्या होता है आपका रैंक ऑफ ए प्लस बी, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी एब्सोल्यूट वैल्यू। ये आपके पास स्टेटमेंट होती है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। अभी ए इज सम कॉलम वेक्टर, मीन्स ए का ऑर्डर कितना आपके पास, ए इज 7 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। कॉलम वेक्टर तो आपका ऑर्डर कितना होगा, 7 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। इट इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 because minimum of 1 and 7 is 1, so it implies rank of A must be less than equals to 1. Similarly, A transpose is 1 cross 7 matrix. It implies rank of A transpose is always less than equals to 1. So it implies rank of A transpose is always less than equals to minimum of rank of A and rank of A transpose, which is less than equals to 1 because each one is less than equals to 1. तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि rank of A transpose is always less than equals to 1. अभी आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के आपके पास rank of A transpose is equal to 0 if and only if A is 0 vector. तो अगर A आपका 0 वेक्टर है तो इस मैट्रिक्स की A और A के ट्रांसपोज रैंक कितनी आएगी, 0 आएगी, अदरवाइज इसकी रैंक हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। सो इट इम्प्लाइज, इजी एक्सरसाइज, आपको इसको आराम से कर सकते हैं। आपको जस्ट एक वेक्टर A मान लेंगे और उसका ट्रांसपोज लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर देख लेंगे कि वेक्टर वो मैट्रिक्स 0 तभी आएगी इफ एंड ओनली आपका वेक्टर ए कितना हो, 0, अदरवाइज वो मैट्रिक्स कभी 0 नहीं आएगी। नाउ इट इम्प्लाइज इफ ए इज 0 मैट्रिक्स, इट इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इज 0 एंड इफ ए इज नॉन 0 मैट्रिक्स, it implies rank of A transpose is just 1. अभी मुझे निकालना क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ P प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ P प्लस A का ट्रांसपोज की मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब रैंक ऑफ P तो मुझे गिवन है, कितना है, rank of P is 4, rank of P is 4, so rank of P is 4. Now if A is 0, it implies rank of A transpose is 0. So by using result, rank of P plus A into A transpose is always greater than equals to rank of P minus rank of A transpose absolute value, but this value is 0, so it implies rank of P plus A transpose is always greater than equals to 4. और ये केस कब है, जब आपका वेक्टर ए क्या हो, 0 वेक्टर हो। इफ ए इज नॉन जीरो, if A is non-zero, it implies rank of A transpose is 1. So it implies rank of A plus A transpose, rank of P plus A transpose
इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ P माइनस रैंक ऑफ A ट्रांसपोज का मॉड। अभी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 4, फर्स्ट वैल्यू इज 4, दिस वैल्यू इज 4 एंड दिस वैल्यू इज 1, इट इम्प्लाइज रैंक ऑफ P प्लस A ट्रांसपोज is always greater than equals to 4 minus 1 which is 3। तो आपकी जो मैट्रिक्स है इसकी रैंक एटलीस्ट कितनी होगी, 3 होगी। इट में बी 4 बट एटलीस्ट 3 तो होगी। तो आपका क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रैंक ऑफ P प्लस A ट्रांसपोज इज एटलीस्ट, कम से कम कितनी होगी, एटलीस्ट इज इट इज 3, तो आंसर इज 3। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3। तो रैंक ऑफ P प्लस A ट्रांसपोज इज एटलीस्ट 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 ऑफ दिस सीरीज। अगेन आपका IIT JAM 2017 का प्रॉब्लम आपके पास। ये प्रॉब्लम क्या आपके पास, लेट M be n cross n matrix with real entries such that M cube equals to identity matrix. Suppose that M of V is not equal to V for any non-zero vector V, then which of the following statement is or are true? पहला है M has real eigen values, ये चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे इसे, let fx is क्यू माइनस 1, ये मैंने पॉलिनोमियल कहाँ से लिए, एम क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी से, यहाँ से मैंने पॉलिनोमियल ज़ूम किया है, एक्स क्यूब माइनस 1। देन एफ ऑफ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, विच इज एम क्यूब माइनस आई एंड दिस इज 0 बाई गिवन कंडीशन। तो एफ एम मैट्रिक्स एम की जो मिनिमम पॉलिनोमियल होगी वो क्या करेगी, एफ एक्स से डिवाइड करेगी। सो इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स डिवाइड mx divide fx, where this mx is minimum polynomial of m. It implies mx divide x cube minus 1, it implies mx divide x minus 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो इट इम्प्लाइज एम एक्स के पास किसी चॉइस होंगी, इट इम्प्लाइज आइदर एम एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एम एक्स इज इक्वल टू एम माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एम एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपके पास चॉइस आ जाएंगी किसके लिए, एम एक्स के लिए। बट क्या एम एक्स के अंदर आपका एक्स माइनस 1 फैक्टर हो सकता है, कैन एम एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, आंसर इज नो। वाई, बिकॉज अगर आपका एम एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू 1 से क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, और अगर फैक्टर हो जाएगा तो लैम्डा इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू बन जाएगी। इट इम्प्लाइज lambda equal to 1 is eigen value of matrix M। बट ये तो पॉसिबल है नहीं, तो आपको गिवन कंडीशन क्या है कि M of V is not equal to V for any non-zero vector। So it implies lambda equal to 1 is not eigenvalue, ये आपका इसका मीनिंग है इस स्टेटमेंट का। तो लैम्डा इक्वल टू 1 इसका आइगन वैल्यू नहीं है, तो एम एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 आपका नहीं हो सकता है। सो इट कैन नॉट बी एक्स माइनस 1। सिमिलरली आपका एम एक्स क्या नहीं हो सकता है, एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विद सेम रीजन। तो यहाँ भी आपका लैम्डा इक्वल टू क्या बन जाएगा, आइगन वैल्यू बन जाएगी, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो ओनली चॉइस इज एम एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इट इम्प्लाइज my mx is x square plus x plus 1। और इसके रूट कैसे होंगे, वो बस कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इट हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स।
तो m की जितनी भी आपकी आइगन वैल्यूज होंगी सारी सारी क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगी, उसमें कोई भी आपकी रियल आइगन वैल्यू नहीं आएगी। तो इट इम्प्लाइज ऑप्शन ए इज रॉन्ग। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी, m प्लस m इनवर्स हैज रियल आइगन वैल्यूज। तो चेक करते हैं। अब मुझे मिनिमल पॉलिनोमियल में कितना पता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सो इट इम्प्लाइज एम स्क्वायर प्लस एम प्लस आई इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, बिकॉज एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इज मिनिमल पॉलिनोमियल। अब इसको एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, इट विल बी एम प्लस आई प्लस एम इनवर्स मस्ट बी जीरो मैट्रिक्स, सो इट इम्प्लाइज आई एम प्लस एम इनवर्स इज जस्ट माइनस आई, and minus I has real eigenvalues, so my option B is correct. So this matrix is actually minus I, this is minus I, so this option is true because minus I has real eigenvalues. Okay, now option C, n is divisible by 2. Okay, आपके पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगी, माई मिनिमम पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आपके पास मिनिमम पॉलिनोमियल है। आपको पता है कि मिनिमम पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या रिलेशन होता है, ईच इररिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ मिनिमम पॉलिनोमियल, सो it implies my mx, cx must be equals to x square plus x plus 1 into my sum t, where t belongs to some natural number। इसमें सिर्फ और सिर्फ यही फैक्टर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास mx के पास सिर्फ यही आपका इररिड्यूसिबल फैक्टर है और कोई फैक्टर है ही नहीं। इट इम्प्लाइज, अगर मैं इसको डिग्री निकालता हूँ इस पॉलिनोमियल की, डिग्री कितनी आएगी, टी की डिग्री आएगी 2t, इस पॉलिनोमियल डिग्री कितनी आएगी 2t आएगी, बट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी आएगी, n आएगी, बिकॉज माय मैट्रिक्स इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू n, इट इंप्लाइज n इज इवन। तो आपका जो ऑप्शन सी हो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो माय ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, n इज डिविजिबल बाय 3, क्या ऐसा हो सकता है, क्या n आपका डिविजिबल बाय 3 हो सकता है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इफ n is multiple of 3, then it implies m has real eigenvalue, जो कि आपका है नहीं। सो इट इम्प्लाइज आपका जो ऑप्शन डी हो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ओनली ऑप्शन आपका बी एंड सी आर करेक्ट। तो ये आपका इजी से क्वेश्चन था जो हमने IIT JAM 2017 के एग्जाम से लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अगेन आपका IIT JAM 2017 का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, और एक आपको वेक्टर x गिवन है। देन आपसे पूछा गया लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी m की पावर n इंटू x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए पहले आपको m लिखते हैं, m कितना आपके पास भाई, m इज इक्वल टू 1/2, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 0 1, दिस माई वेक्टर मैट्रिक्स m। अब इसका m स्क्वायर निकालते हैं, m स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, तो माई m स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ 2 0 1 हाफ 2 0 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 1/2 एंड दिस विल बी 1/2 3 प्लस 1/2।
and this is 0, this is 1. This is m square. This is m square. What about m cube? M cube निकालते हैं. M cube will be m into m square, which is equals to 1 by 2, 1 by 2 का square, 0 and 1 into में 1 by 2 का square, 1 by 2 का square plus 1 by 2 की पावर 3, 0 and 1. तो निकालते हैं उस वैल्यू क्या आएगी यहाँ से. दिस इज इक्वल्स टू, this is 1 by 2 की पावर 3 and this will be 1 by 2 की पावर 2 plus 1 by 2 की पावर 3 plus 1 by 2 की पावर 4. This is 0, this is 1. This is my m की पावर 3. तो अब यहाँ से पैटर्न क्या दे सकते हैं. m स्क्वायर जो हमने निकाला, जब हमने m स्क्वायर निकाला, m स्क्वायर पे यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है. क्यूब पे पावर कितनी आपके पास, 3 आ रही है. जब स्क्वायर निकाला तो आपकी पावर कहाँ तक जा रही है, 3 तक जा रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2. जब 3 निकाला तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 आपकी पावर कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है. सो इट इम्प्लाइज माई m की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर n is 0, 1/2 की पावर 2 plus 1/2 की पावर 3 and so on up to 1/2 की पावर n plus 1. और ये आपका बनाएगा. हम इसको प्रूव कर सकते हैं यूजिंग इंडक्शन. वी कैन प्रूव इट यूजिंग इंडक्शन. वी कैन प्रूव it using induction. Now limit n goes to infinity, n की पावर n की वैल्यू कितनी आएगी, अगर लिमिट लगाता हूं तो लिमिट n goes to infinity 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर 2 plus 1/2 की पावर 3 up to 1/2 की पावर n plus 1. This is 0 and this is 1. Okay. Now क्या बनेगा ये, it will be equals to matrix. So this value goes to 0 because 2 की पावर n goes to infinity. So 1/5 goes to 0. So this goes to 0. This value is 0. This value is 1. अब ये वैल्यू कहाँ जाएगी, when n goes to infinity, this is infinite GP and this goes to, so this value is infinite GP, so this value goes to 1/2 की पावर 2 upon 1 minus combination which is 1/2 की पावर half. This will be 1/2 की पावर 2 upon 1/2 which is 1/2. तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 1/2. So this value is 1/2. तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या मिली यहाँ पे, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, n की पावर n इज इक्वल टू दिस. अब मुझे क्या निकालना है, इसमें वेक्टर x डालना है. तो लिमिट n गोज टू इंफिनिटी mn इंटू में x इज इक्वल टू 0, 0, हाफ ऑफ 1, हाफ, और दिस 1. वेक्टर x वेक्टर क्या आपके पास, वेक्टर x is 3 and 4. So this is 3 and 4. This will be 2 and this will be 4. Yes, 2 and 4. तो आंसर कितना आ जाएगा पास, 2 and 4, which is option C. तो यहाँ आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो देखिए इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज को यूज किया है. वो चीज क्या आपके पास, आपसे पूछा गया था फाइंड लिमिट n गोज टू इंफिनिटी m की पावर n इंटू में x. है ना, पहले आप क्या निकालेंगे, m की पावर n निकाल लेंगे, उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स से आपको लिमिट निकालनी है.
और मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने इक्वल टू इसको पुट किया है लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी m की पावर n इंटू मैक्स। मैंने ये किया है। पहले मैंने इस मैट्रिक्स लिमिट निकाल लिया, उसको फिर x से मल्टीप्लाई किया है। आपको जो करना क्या था, आपको पहले ये मैट्रिक्स निकालनी थी, उसके बाद आपको लिमिट लगानी थी। तो क्या मैं ये चेक कर सकता हूँ क्या दोनों चीज सेम है? आर सेम, आर द सेम? क्या ये दोनों लिमिट्स आपकी सेम आएंगी? आंसर इज यस, ये आपकी दोनों लिमिट सेम आएंगी। वाई दे आर सेम? क्या बता सकते हैं कि सेम क्यों होंगे? बिकॉज समथिंग इज कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन होगा जो कि फंक्शन कैसे होगा? कंटिन्यूस होगा। तो फंक्शन क्या होगा वो आपको बताना है, आपको रीजन आपको देना है कि वाई दे आर सेम। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आपको फंक्शन आपको निकालना होगा। फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, इट इंप्लाइज दिस बोथ लिमिट्स आर सेम, इसलिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो फंक्शन क्या होगा और वाई दिस इज कंटिन्यूस, आपको सोचना है। अगर आप इसको बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए कि विच फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड वाई दे आर सेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 46 इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके पास, जो आपके पास लेट दो वेक्टर्स, दो कॉलम्स हैं v1 एंड v2। लेट m बी द मैट्रिक्स whose columns are v1 v2 2v1 minus v2 and v1 plus 2v2। then the number of linearly independent solution of homogeneous system of linear equation mx equal to 0 is। तो इस सिस्टम का आपको लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पूछने कितने होंगे, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू नलिटी। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स नलिटी, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स M। आपसे यहाँ पे उसे नलिटी पूछिए मैट्रिक्स M की। तो नलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? अगर आपको रैंक पता चल जाए तो आप नलिटी निकाल सकते हैं। नाउ रैंक ऑफ M प्लस नलिटी ऑफ M will be equals to number of columns, number of columns in M। और कितने कॉलम आपके पास? 4 कॉलम है, 1 2 3 and 4। तो वेर 4 columns, it implies कि nullity of M, it implies nullity of M is equal to 4 minus rank of M। तो अगर मुझे रैंक ऑफ M पता चल जाए तो मैं nullity निकाल सकता हूँ। नाउ रैंक ऑफ M is what? rank of M is equal to 2। why rank of M is 2? देखिए, एक तो ये है आपको चारों वेक्टर्स गिवन है, चारों कॉलम को गिवन है। क्या मैट्रिक्स बना लो, मैट्रिक्स M बना लो। फर्स्ट कॉलम लिख लो 1 0 0 एंड फिर 0 1 1 एंड सो ऑन। आपका ये कॉलम लिख लेंगे, ये कॉलम भी लिख लेंगे और उस मैट्रिक्स का रैंक निकाल लो। एक तो तरीका वो है। सेकंड तरीका क्या है? इसका जो कॉलम स्पेस आएगा उसकी डायमेंशन कितनी होगी? कॉलम स्पेस की डायमेंशन। और कॉलम स्पेस क्या होता है? आपकी जो मैट्रिक्स जो कॉलम्स हैं वो आपके, उनका जो स्पैन होता है वो आपका कॉलम स्पेस होता है। उसकी डायमेंशन कितनी होगी? आपके कॉलम स्पेस कितने आपके लिनियरली इंडिपेंडेंट है, वही आपकी डायमेंशन होगी कॉलम स्पेस की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 4 कॉलम है, v1 और v2, और ये दोनों आपके कॉलम कैसे? इंडिपेंडेंट है, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट। बट आपको जो तीसरा कॉलम है और जो फोर्थ कॉलम है, दोनों क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है, किसके? v1 और v2 के। इट मीन्स इन 4 कॉलम्स में आपके सिर्फ पहले 2 कॉलम क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बाकी तीसरा और चौथा क्या है? डिपेंडेंट है। तो इट इंप्लाइज
डायमेंशंस ऑफ दिस कॉलम स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। तो आपके जो कॉलम स्पेस की डायमेंशन कितनी आएगी, 2 आएगी। इट इंप्लाइज डायमेंशंस ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ m इज इक्वल टू 2। बट कॉलम स्पेस की डायमेंशन और रो स्पेस की डायमेंशन आपकी क्या रहती है, सेम रहती है किसी मैट्रिक्स के अंदर। ये आपका एक रिजल्ट है। इट इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, इट इंप्लाइज dimensions of row space is also 2. It implies rank of A is 2। और अगर रैंक आपका A की वैल्यू 2 है तो आपकी नलिटी कितनी हो जाएगी, 2। 4 - 2 is 2। So it implies nullity of M। nullity of M is equal to 4 - 2 which is 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। दिस इज 2। तो ये इजी सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। आपको मैट्रिक्स दे रखी थी, तो एक्चुअली हम मैट्रिक्स M को निकाल के सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने वैसे ही नहीं किया। हम इसको एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स देखा है। फिर मैंने कॉलम स्पेस की डायमेंशन निकाल ली, और जो डायमेंशन आपकी कॉलम स्पेस की होगी वही डायमेंशन आपकी रो स्पेस की होगी। और रो स्पेस की डायमेंशन हम क्या बोलते हैं, रैंक बोलते हैं। सो इट इम्प्लाइज माई नलिटी ऑफ M इज जस्ट 4 - 2 विच इज 2। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है। 2 प्रॉब्लम हमने ली हैं और दोनों प्रॉब्लम आपकी IIT JAM 2017 के एग्जाम से हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट है एंड देन ये एक्सरसाइज सेकंड। दोनों आपकी प्रॉब्लम IIT JAM 2017 के एग्जाम से हैं। आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आपका जो भी आंसर है आप इनको कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और दोनों प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपको एनालिसिस या लीनियर अलजेब्रा या कोई भी हायर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तो अभी तक इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।